लोगों से, जितने भी रिहायत प्रोफेशनल हैं सर, सबसे जुड़े हुए हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है यह हम शुरुआत करते हैं एक बार पुनः। आज के इस प्रोग्राम में समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर की तरफ से आज के अपने रिसोर्स पर्सन की नोट स्पीकर डॉक्टर प्रभात रंजन सर का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद डॉक्टर विवेक, सीआरसी गोरखपुर इस मंच पे बुलाने के लिए। एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके इस मंच पर आकर मैं कुछ अपना व्याख्यान दूंगा, और एक विशेष दिन पर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे का दिन है। तो सभी प्रतिभागियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, जस्ट हम थोड़ा सा अपने सीनियर्स को बुलाएंगे जिससे ऑफिशियल हम इनॉग्रेट कर सके सर। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा बताना चाहेंगे। जो आज का विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस है, यह हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो हर एक एनआई, हर एक सीआरसी, हर एक रीजनल चैप्टर्स के द्वारा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार DEPWD, भारत का दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, पूरे भारतवर्ष में आज के इस महत्वपूर्ण दिन को मना रहा है। यह दिवस अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो RPWD एक्ट में विनिर्दिष्ट 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज हैं, उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक डिसेबिलिटीज है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने पूरे देश में एक बहुत व्यापक असर कर ऑनलाइन माध्यम से एज वेल एज ऑफलाइन माध्यम से पूरे देश में इसको मना रहा है। उसी के क्रम में आज सीआरसी गोरखपुर भी आज मॉर्निंग सेशन में सर हम लोगों ने एक ऑफलाइन प्रोग्राम किया जिसमें अवेयरनेस जनरेशन किया। उसके बाद ये हमारा दूसरा प्रोग्राम वेबिनार के माध्यम से हमारे सभी प्रतिभागियों के बीच पहुंच रहा है। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच रिसोर्स पर्सन के रूप में एम्स दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं। यह सीआरसी गोरखपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में आज के बारे में बताना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के देहरादून के निदेशक इंजीनियर मनीष वर्मा सर, साथ में सीआरसी गोरखपुर के डायरेक्टर इंचार्ज श्री सुनील सिरपुरकर साहब हमसे जुड़ेंगे और सर का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। साथ में ऑन द बिहाफ ऑफ अभी हमारे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कुछ जरूरी कार्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसके बिहाफ पे सर के यहाँ सीआरसी गोरखपुर के जो सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं श्री राजेश सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग में, सर हमसे जुड़ेंगे। सर को डायरेक्ट मैं आमंत्रित करते हुए सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ऑन द बिहाफ ऑफ द सीआरसी आप हमारे कीनोट स्पीकर का, हमारे डायरेक्टर इंचार्ज साहब का एवं निदेशक महोदय का आप स्वागत अभिनंदन करें, जिससे हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। श्री राजेश कुमार सर। थैंक यू विजय सर। मेरी आवाज मिल रही है सर? यस सर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे के इस अवसर पर देश भर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर द्वारा भी आम जनमानस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर बैक टू बैक 2 कार्यक्रम संचालित किए गए। सभी सम्मानित प्रतिभागियों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के क्रम में चलने से पहले आज के कार्यक्रम से संबंधित, साथ ही साथ सीआरसी गोरखपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चाहूंगा कि आप सभी को जानकारी से अवगत कराऊं कि सीआरसी गोरखपुर आज के इस कार्यक्रम के साथ अगर बतलाना चाहूं तो लगभग 223 कार्यक्रम जो ऑनलाइन ई काउंसलिंग सीरीज के जरिए देश भर के रिहैब प्रोफेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके माता पिता तथा अन्य हितधारकों के लिए अभी तक आयोजित कर चुका है।
आज यह हमारा 224वां कार्यक्रम है जो ऑनलाइन पटल के जरिए आप सभी के बीच प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ स्वागत के क्रम में मैं स्वागत करना चाहूंगा राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के आदरणीय निदेशक इंजीनियर श्री मनीष वर्मा सर का, कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में इस तरीके के कार्यक्रमों का सफल आयोजन हम सब कर पा रहे हैं। साथ ही साथ स्वागत के क्रम में मैं स्वागत करना चाहूंगा सीआरसी गोरखपुर के प्रभारी निदेशक आदरणीय श्री सुनील सिरपुरकर सर का, कि आपके नेतृत्व में सीआरसी गोरखपुर ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रमों के जरिए दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का सफलतम आयोजन कर पा रहा है। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री नीरज मधकर सर का, कि आपके कुशल नेतृत्व में सीआरसी गोरखपुर बेहतर कार्य कर रहा है। साथ ही साथ आज के हमारे आदरणीय वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर प्रभात रंजन सर, जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर का भी आज के इस कार्यक्रम में सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके सीआरसी गोरखपुर के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने की जो मंशा प्रकट की है और साथ ही साथ अपनी विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करने की जो समय प्रदान करने की किया है, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम समन्वयक आदरणीय विजय गुप्ता जी, आदरणीय अमित कुमार कच्छप जी, आपके सफल समन्वय के द्वारा आज के इस कार्यक्रम को गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म पर लाया जा सका है और साथ ही साथ देश भर के अन्य प्रांतों से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रोफेशनल के बीच मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागियों का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आज के इस प्रोग्राम में वर्चुअली सीआरसी गोरखपुर के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को सुनने की अपनी मंशा प्रकट की है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके निश्चित ही आपके वक्तव्य से, आपके भी आशीर्वाद से आज का प्रोग्राम सफल होगा। अब हम कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। कार्यक्रम के अन्य दो जो महत्वपूर्ण बिंदुओं में होगा, सबसे पहले हम टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि डॉक्टर प्रभात रंजन सर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जो कि सीआरसी गोरखपुर के स्पेशल एजुकेटर श्री अरविंद कुमार पांडे जी द्वारा लिया जाएगा। और लास्ट में हम लोग वोट ऑफ थैंक्स करेंगे जो कि डॉक्टर अमित कच्छप, जो कि लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है सीआरसी गोरखपुर में, उनके द्वारा किया जाएगा। तो कार्यक्रम को अब विलंबित न करते हुए आगे ले चलते हैं सीधे तौर पे। आज के जो हमारे की नोट स्पीकर हैं, जिनको सुनने के लिए हम लोग आज सब इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, सर को आमंत्रित करते हैं कि सर आप आए और अपने विशाल अनुभव से, जो आपने इतने विशाल अनुभव आपने लिए हुए हैं इतने व्यापक स्तर पे और देश के सबसे बड़े संस्थान एम्स में आप कार्यरत हैं, तो निश्चित ही हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं आपके नॉलेज से उनको फायदा होगा और जो कि समाज में और फाइनली हमारे जो डिसेबल्ड हैं उनको लाभान्वित करेंगे। ये हार्टली वेलकम टू यू सर, मोस्ट वेलकम सर। माइक हैंडेड ओवर टू यू सर, प्लीज। धन्यवाद श्री डॉक्टर गुप्ता। कैसे अब सबकी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज सही जा रही है ना? हाँ जी सर आपकी आवाज आ रही है सर, बिल्कुल। धन्यवाद। और मैं साथ में उन लोगों का पैट्रन्स जो हमारे संरक्षक हैं, इंजीनियर मनीष वर्मा जी, सुनील सिरपुरकर जी, श्री नीरज मधुकर जी, आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि इस मंच पर अमित कुमार कश्यप के साथ मुझे जो है आमंत्रित किया, और सभी प्रतिभागी जो कि कुछ प्रोफेशनल्स भी होंगे और जहां तक मुझे ज्ञात है कि कुछ पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स भी हैं और कुछ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रतिभागी भी हैं। तो सभी का स्वागत करता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना है हम लोगों को, जिसमें कि भौतिक चिकित्सा के महत्व के बारे में मैं बताऊंगा। और जो इसका जो परिभाषा आप देख लेंगे तो इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन इज ऑटोइम्यून डिजीज अफेक्टिंग दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है, तो वो इनको अफेक्ट करता है। और इसके जो कारण है पूर्ण रूप से लोगों को जानकारी नहीं है कि एक
किस वजह से हो सकता है? तो जनरली इसका कॉज अननोन है, और ये एक माना जाता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकती है, और दुनिया भर में अगर देखा जाए तो 2.5 मिलियन लोग इससे जो है ग्रसित हैं। ये भी देखा गया, अगर प्रिविलेंस की बात करें तो ये भी देखा गया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जो है थोड़ा ज्यादा 25 से 30% ज्यादा जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस पाए जाते हैं, रादर देन द कंट्रीज विच आर क्लोज टू इक्वेटर, जैसे एशियन कंट्रीज है। तो एशियन कंट्रीज में जो है इसकी प्रिविलेंस कम मानी गई है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, और इसका एक कारण रिसर्च के माध्यम से ये भी लोग वैज्ञानिक देते हैं कि जो ठंडे प्रदेश है उनमें विटामिन डी की कमी होती है, और जो गर्म प्रदेश हैं, जो देश हैं जो इक्वेटर के नजदीक हैं, उनमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होने की वजह से भी जो है एक इम्यूनिटी प्रदान होती है एशियन जो हैबिटेट्स है इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन हैबिटेट। सो विटामिन डी का एक रोल इसमें माना गया है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं उसमें। और ये देखा जाता है, अगर हम जेंडर वाइज बात करेंगे, मेन और वुमेन की बात करते हैं, तो ये पुरुषों में थोड़ा कम पाया गया है, और ये 2 से 3 गुना कम है। महिलाओं में ये 2 से 3 गुना ज्यादा पाया जाता है, मतलब 2 to 3 times मोर वुमेन आर अफेक्टेड इन ड्यू टू दी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसमें आप बोलेंगे इस बीमारी में भी भगवान ने एक जो है कि गिफ्ट के रूप में उनको एक दिया हुआ है वुमेन्स को, कि जनरली अगर यंग एज में कोई वुमेन है और वो प्रेग्नेंट रहती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में देखा गया है कि ये बीमारी के जो लक्षण है बिल्कुल गायब हो जाते हैं, और एक नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये एक समझ लीजिए कि ईश्वर प्रदत्त गिफ्ट के रूप में इसको ले सकते हैं, कि इस बीमारी के क्षण में भी अगर कुछ अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये लक्षण बिल्कुल पूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो फटीगनेस, थकावट बहुत ही एक प्राइमरी सिम्टम्स आप बोल सकते हैं कि फटीगनेस, मतलब ऐसा लग रहा है कि शरीर बिल्कुल थोड़ा सा भी काम करने पे, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने पे, थोड़ा सा भी चलने पे थक सा जा रहा है, शरीर भारी सी महसूस करने पड़ती है। उसके अलावा है कमजोरी आना मांसपेशियों में, और सुन्नापन पड़ना, टिंगलिंग, चुनचुनाहट होना, सुन्नापन, चुनचुनाहट, आपको बैलेंस में कमी हो सकती है, बैलेंस में और किसी भी चीज को सुचारू रूप से करने में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की प्रॉब्लम, चलने में परेशानी हो सकती है। मसल जो है बहुत जल्दी जो है अकड़ जाते हैं, मसल स्पाज्म बोलते हैं, ऐठन आ जाती है उसमें जल्दी। देन आंखों देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सोचने समझने और कार्य करने की क्षमता जो कॉग्निटिव स्किल होती है उसमें भी बाधा पहुंचती है। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, जो किस कारण है, क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है क्या हो सकता है, तो कुछ इन्फ्लामेशन एक टर्म है जिसमें जो है कि किसी बिना बैक्टीरिया वायरस के बिना जो है शरीर के अंदर में कुछ ऐसी चीजें जैसे सूजन हो जाना या फिर कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाना, इम्यून सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर में है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक कर देते हैं, और वो अटैक करने के बाद जो है एक इन्फ्लामेशन का रूप ले लेते हैं। इन्फ्लामेशन एक तरह की इंजुरी है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस का रोल नहीं होता है, बॉडी की इम्यून सिस्टम का रोल होता है। तो एक इन्फ्लामेशन हो गई, जैसे हमारे कहीं पे सूजन आई तो एक बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा था जिससे कि सूजन जो है कि धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन क्या करती है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं जिसे माइलिन शीथ और एक्सोनल शीथ सब मानते हैं, उनके ऊपर ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो एक कनेक्टिविटी होती है, जैसे इसका थीम भी रखा गया कनेक्शन से रिलेटेड, तो एक जो कनेक्टिविटी होती है ब्रेन में और जो स्पाइनल कॉर्ड में, उस कनेक्टिविटी को ये ब्रेक कर दे, स्क्लेरोसिस बोलते हैं इसीलिए कि वो स्क्लेरोज फॉर्म में हो जाती है, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन होती है। तो जिसके वजह से जो है कि हमारे अंदर ये सिम्टम्स जो भी पहले बात किया मैं वो आने लगते हैं। तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो इम्यून सिस्टम जो है गलती से क्या करता है, समझता है कि कोई माइलिन शीथ हमारे लिए एक फॉरेन पार्टिकल है, उस फॉरेन पार्टिकल को वो अपना दुश्मन समझ बैठता है और वो उस पर अटैक कर देता है। न्यूरो डिजनरेशन, हमारे अंदर में जो शीथ, प्रोटेक्टिव शीथ है, उनमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सॉन्स की, नर्व फाइबर्स की जो है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी की तरफ
ले जाती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम बोल सकते हैं कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑटोइम्यून डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, माइलिन शीथ एंड एक्सोनल डिजनरेशन। जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को देखें और इसी को देखते हुए हमारे लिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बट रिलैप्सिंग रिमिटिंग में क्या होता है कि ये कॉमन टाइप ऑफ टाइप है जिसमें करीब 80 से 85% लोग इसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के टाइप से ग्रसित होते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे सिम्टम्स आया, जैसे फटीगनेस आई, वीकनेस आई, ब्लड विजन हुआ, या जो भी सिम्टम्स इसके होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, मसल स्पाज्म जैसे रहा, तो ये जो है थोड़े समय के लिए रहेगा। मान लीजिए 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने भी 2 महीने, 4 महीने, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए भी ये सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दिस मीन्स देयर इज कंप्लीट रिकवरी और देयर इज पार्शियल रिकवरी। 2 तरह से हो सकता है, एक तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या थोड़ा बहुत जो है वो सिम्टम्स रह जाए। जैसे वीकनेस हुआ तो वीकनेस थोड़ा रह जाए, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, उसी पे कमजोरी जो है रुकी रहेगी। तो ये हो गया रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक बार हुआ, फिर रिमिशन मतलब ठीक हो जाना, रिकवरी हो गया, पार्शियल और फुल, देन अगेन कुछ महीनों सालों के बाद फिर से वो एक एपिसोड ऑफ, आप बोल सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक उसको बोल सकते हैं, तो वो आती है। फिर उस समय भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से रिकवर कर जाए या पार्शियल रूप में रिकवर कर जाए। तो इस तरह के कंडीशन के जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं इसको हम लोग रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब इसके दूसरा जो टाइप है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें 10 से 20% लोग इफेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे रिलैप्स रिमिटिंग हुआ, उसमें से एक आध सिम्टम्स जैसे वीकनेस ऑफ द मसल परसिस्ट करेगा, और वो परसिस्टेंस के साथ धीरे 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 वो बढ़ता भी जाएगा वीकनेस। तो क्या है, प्रोग्रेशन उसमें होगी, लेकिन कोई नया जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स हैं वो उसके अंदर में नहीं आएंगे। सो बोलते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल एंड स्टेडी प्रोग्रेशन ऑफ द सिम्टम फ्रॉम द ऑनसेट विदाउट डिस्टिंक्ट रिलैप्सेस और रिमिशन। मतलब कोई नया सिम्टम नहीं आएगा, और जो सिम्टम रह गया ठीक होने से वो ठीक भी पूरी तरह से नहीं होगा, और वो प्रोग्रेस करता जाएगा, धीरे धीरे वीकनेस प्रोग्रेस करता जाएगा। रिलैप्स रिमिटिंग में हमने बोला कि अगर कोई वीकनेस रह जाती है तो वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, वहीं पे रुक जाएगा, लेकिन इसमें ये प्रोग्रेस करेगा। तो जो प्राइमरी सिम्टम्स आए हैं वो जो है प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये हो गया हमारा पीपीएमएस, जो से हम प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। अगर हम तीसरे टाइप को देखें तो ये है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स है डेवलप्स इन दी पेशेंट, जैसे आप बोलिए मतलब 15 साल से उसको ये इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, और उसमें से जो है कुछ जो सिम्टम्स हैं वो परसिस्ट भी कर रहे हैं, और धीरे 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 वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स परसिस्ट किए, ये नहीं कि एक एपिसोड या 2 एपिसोड कंटिन्यूअस, जैसे 10 सालों तक, जैसे किसी की डायग्नोसिस हुई और 10 सालों तक आरआरएमएस मतलब रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस का उसको हर 2 साल, 1 साल, 3 साल के बाद उसको अटैक्स आते रहे, उनमें से जो सिम्टम्स बच गए उसका जो प्रोग्रेसिव चालू हुआ उससे हम बोलते हैं रिलैप्स सेकेंडरी प्रोग्रेस। मतलब ये सेकेंडरी टू दी आरआरएमएस एपिसोड ऑफ स्ट्रोक है। उसमें जो सिम्टम्स जैसे जैसे एपिसोड के साथ रहते गए उनका प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और समय आता है कि वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और वो उसके डिसेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब आ गया प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें 5% लोग ग्रसित होते हैं, और इसमें जनरली क्या होता है कि
हाँ, प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कंसीडर्ड रेयर टाइप ऑफ एमएस, और इसमें क्या है कि जो रिलैप्स होगा उसमें पार्शियल रिकवरी के तो होगी, लेकिन जो सिम्टम रह गया वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। तो अनलाइक आरएनएमएस देयर इज नो डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ रिमिशन, मतलब इसमें कोई ठीक नहीं हो, जैसे रिकवरी, जैसे पार्शियल रिकवरी और रिकवरी, फुल रिकवरी आरएनएमएस होगी, इसमें रिकवरी नहीं होगी। इसमें जो भी सिम्टम परसिस्ट करे धीरे 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 की ओर ले जाएगा और इसके पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो ये 4 तरह के मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैं, और जिसमें से आरआरएमएस बड़ा ही कॉमन सा है। उसके बाद जो है प्राइमरी प्रोग्रेसिव, फिर सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, एंड देन प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। सो जहां पे तक अब फिजियोथेरेपी के रोल की बात है, तो फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिजियोथेरेपी एम टू enhance the mobility, function and independence in the individual with multiple sclerosis. It is a collaborative approach, means सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, इसके साथ में अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंड व्हाट हैपेंस विद द फिजियोथेरेपी, जो सिम्टम्स है जैसे फटीगनेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं, जो बैलेंस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, जो मसल में टाइटनेस आई है उसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, जो मसल में वीकनेस आई है उसको हम लोग स्ट्रेंथ दे सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में डैमेज होने की वजह से स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है। स्पास्टिसिटी होता है कि अकड़ापन आ जाता है, अकड़ापन मांसपेशियों में आ जाती है, जो कि अकड़ापन आने की वजह से कोई काम ठीक से कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि मांसपेशियां सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती हैं, और जब काम करेंगे तो उसके साथ में अलग अदर मसल्स भी उसी के साथ में काम करेंगे जो उनको उस डायरेक्शन में नहीं काम करना है। तो उस चीज को ठीक करने एक भौतिक चिकित्सक बड़ा दक्ष होता है, तो स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करता है, और स्पास्टिसिटी रिड्यूस होने के बाद मसल स्टिफनेस, मसल में अगर अकड़ापन है तो उसको दूर करने में मदद होती है फिजियोथेरेपी के माध्यम से। और चलने फिरने में अगर दिक्कत होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको कोई ऐसा तरीका बताता है, उसके कस्टमाइज करके, जो भी उसके वीकनेस को असेस करके, उसके कोऑर्डिनेशन के लेवल को देख के, उसके एंड्योरेंस को देख के, उसके स्ट्रेंथ को देख के, वॉकिंग एबिलिटी डेवलप करता है। अगर कोई असिस्टिव डिवाइस की जरूरत हो तो उसके लिए भी वो उनको प्रिस्क्राइब करता है। तो मतलब चलना फिरना, किस तरह से चलना है फिरना, क्योंकि ये सब चीजें अफेक्ट हो जाती हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। पेशेंट को चलने में दिक्कत होगी तो उसको इम्प्रूव करने में फिजियोथेरेपी काफी सहायक होता है। 2-3 बातों का इसमें ध्यान देना है फिजियोथेरेपिस्ट के, अगर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो एक तो पेशेंट को इतना एक्सरसाइज नहीं कराएं जिसकी वजह से फटीगनेस, क्योंकि फटीग वन ऑफ द सिम्टम है, इसका प्राइमरी सिम्टम है थकावट जल्दी हो जाना। तो उस चीज को फिजियोथेरेपिस्ट को असेस करना, और घर वाले या आसपास के जितने लोग हैं जो भी उनके साथ हैं केयर गिवर, उनको भी बताना है कि इनको एक्सरसाइज इतना ही कराएं क्योंकि अभी इनकी लेवल इतनी है। अगर ज्यादा कराएंगे तो मसल में ऐठन अकड़न फिर से बढ़ जाएगी, फटीगनेस के साथ साथ में जो है स्पाज्म बढ़ जाएगा, तो उसको हमें रोकना है। और दूसरा, जब एक्सरसाइज कराएं तो वो एक ठंडे इन्वायरमेंट में कराएं, क्योंकि फटीगनेस जो है हीट में जल्दी बढ़ जाती है। तो हमेशा जो है इन बातों का ध्यान रखा जाता है एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के लिए, क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग देखते हैं मशीन, तो पेशेंट गर्मियों के समय में देखेंगे ज्यादा परेशान महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि उसके अंदर में एक बड़ी बेचैनी सी रहती है, जो बॉडी का जो हीट है वो उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और वो बॉडी की हीट उसको परेशान करती है। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है, एक तो कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, पेशेंट की कंडीशन है जो असेसमेंट, और एक फिजियोथेरेपिस्ट जो भी सलाह देते हैं उसके हिसाब से करानी चाहिए। और दूसरा जो है कि गर्म माहौल में, मतलब जो भी एक कूल प्लेस में ही उसको एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उसको ज्यादा लाभ प्राप्त हो। सो अदर जो कॉमन फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन है उसमें एक्सरसाइज थेरेपी बताया, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू इंप्रूव बैलेंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फॉल। गेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं उसके लिए, बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट उसको अप्लाई करते हैं। स्ट्रेचिंग
बहुत जरूरी होती है। रेंज ऑफ मोशन, मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग करना और जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा मांसपेशियों में और जो आपके जोड़ है वो जो है कि जोड़ों में स्टिफनेस पैदा हो जाएगी। तो इन सब चीज को मेंटेन रखने के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेचिंग और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोथेरेपी के माध्यम से भी जो है मसल्स के स्टिफनेस को रिड्यूस किया जा सकता है, जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो हाइड्रोथेरेपी एक बहुत बड़ा कारगर फिजियोथेरेपी टेक्निक है जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स के लिए काफी लाभदायक होता है। अदर फिजियोथेरेपी टेक्निक्स में हम लोग टेंस यूज कर सकते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जबकि स्पाज्म इसमें बहुत बड़ा फीचर होता है। और स्पाज्म जो है पेन से रिलेटेड होता है, तो पेन को कम करने के लिए, मसल के स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए हम लोग टेंस का यूज कर सकते हैं। और आजकल जो है मोटर वीकनेस जो अब चलने फिरने या कमजोरी या मांसपेशियों में आ गई है, तो उनको ओवरकम करने के लिए फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आजकल काफी यूज में आ रहा है, जो कि पेशेंट के मोटर फंक्शंस को, मोटर एबिलिटी को बढ़ा देता है और उसके इम्प्रूवमेंट, फंक्शन में इम्प्रूवमेंट लाके उसके एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर बना देता है। तो फंक्शनल इलेक्ट्रिकल को हम यूज कर सकते हैं कुछ पेशेंट में, वो भी असेसमेंट के ऊपर, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि फंक्शनल स्टिमुलेशन इतना ना हो कि उसको फटीकनेस लेवल को ओवरकम कर जाए और मसल्स जो है कि और फिर स्पाज्म में चले जाए और फिर उसको और परेशानी बढ़ जाए। तो उस चीज को भी असेस करते हुए उसको डोज को सेट करना है कि कितना जो है कि इसमें स्टिमुलेशन देना है। असिस्टिव डिवाइसेस यूज कर सकते हैं जो कि खासकर चलने फिरने के लिए यूज होता है, जैसे हम लोग वॉकर का यूज करते हैं, व्हील चेयर का यूज करते हैं, कभी कुछ ऐसा ऑर्थोसिस का यूज कर सकते हैं जो कि उसको खड़े रहने में मदद करे, उसके बैलेंस को बना के रखे। तो इन सब चीजों का हम यूज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के टेक्निक्स में। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अलावा अगर हम कहें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब कि सारे जितने भी विधाएं हैं हेल्थ साइंसेस के, सारे इंपॉर्टेंट होते, उसमें रोल है जो हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ट्रीट करने में। ये नहीं कि सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट ही उनको जो है कि ट्रीट कर पाएगा। सभी, जैसे डॉक्टर्स का रोल इम्पोर्टेंट है, वो मेडिकेशन देते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि साइकोलॉजिकली काफी डिप्रेस हो जाते हैं कभी कभी पेशेंट, तो उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं में जो है स्पीच थेरेपिस्ट की प्रॉब्लम होती है, तो स्पीच थेरेपी और अदर प्रोफेशनल्स भी उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में। सो कोलैबोरेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द आउटकम. Physiotherapy plays a crucial role in improving functional mobility and quality of life for individual with multiple sclerosis. Collaborative care and a holistic approach are essential for the optimum management of the multiple sclerosis. और जो इस साल का थीम है, जैसे MS connection is all about building community connection and self connection and connection to the quality care. तो हम लोग एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है कम्युनिटी में है, और कम्युनिटी की जो MS का पेशेंट कम्युनिटी से कनेक्ट होता है, उसमें हम भी हैं, उनके केयर गिवर भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं, आसपास के रिलेटिव्स भी हैं, जो भी हैं उनके सभी एक कम्युनिटी है। और जब उससे वो कनेक्ट होता है तो ये एक कम्युनिटी कनेक्शन एक को इम्प्रूव करता है, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जो कि उसके सेल्फ कनेक्शन को बढ़ाता है। और जब ये सेल्फ कनेक्शन और कम्युनिटी कनेक्शन बढ़ता है तो ये कनेक्शन जो है एक क्वालिटी केयर ऑफ लाइफ जीने में मदद give me an opportunity to talk in this platform on this very day. Thank you, all of you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही कॉम्पैक्ट रूप में, बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे क्या उसके सिम्टम्स हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के,
किसमें किस एज ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है, कौन सा जेंडर उसके ज्यादा प्रोन है, और क्या उसके कार्डिनल फीचर्स हैं। इन सब बारे में आपने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया। साथ में क्या मैनेजमेंट हो सकता है कौन कौन सी टीम में, चाहे वो मेडिकल टीम हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, सबकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है अपने अपने प्लेस पे। जी आपने उस सबको बहुत ही अच्छे ढंग से सर आपने बताया, और निश्चित रूप से हम यह पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो रिहैब प्रोफेशनल हो, या डिसेबल्ड के पेरेंट्स हो, या डिसेबल्ड स्पेशल चाइल्ड हो, सबको इतने आसान भाषा में, इतने इजी लैंग्वेज में, और इतने एक कॉम्पैक्ट तरीके में आपने जो समझाया, हमें लगता है ये सबके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और सबके लिए ही जानकारी का बहुत ही अच्छा स्रोत रहा। और सर आपके इस नॉलेज का निश्चित रूप से हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो उसका यूज करेंगे, और फील्ड के अपने डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन है उसको यूटिलाइज करेंगे, जिससे जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो इससे प्रभावित लोग हैं, क्योंकि जनरली इसमें होता है एज में उनके किस तरह से उनके फटिगनेस को, उनके मसल स्ट्रेंथ को, उनके रेंज ऑफ मोशंस को, उनको मेंटल स्ट्रेस को, उनके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, यह सब अ, आज के इस सेशन के माध्यम से कर पाने में जरूर सक्षम होंगे। कार्यक्रम को थोड़ा आगे ले चलते हैं, और थोड़ा ओपन राउंड क्वेश्चन रखते हैं, जिससे कि ये वन वे कन्वर्सेशन ना होके टू वे कन्वर्सेशन हो, तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सीआरसी गोरखपुर के स्पेशल एजुकेटर श्री अरविंद कुमार पांडे जी से कि सर अगर कोई क्वेश्चन है वो आप रखिए, या सेशन में आप कुछ माइक हमारे पार्टिसिपेंट को भी दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। माइक हैंडेड ओवर टू श्री अरविंद कुमार पांडे सर, प्लीज। थैंक यू सर। आज अभी इस वेबिनार में सच ऐसे क्वेश्चन तो हमारे पास कोई नहीं आए हैं, लेकिन आज हम लोगों ने सर आज एक ऑफलाइन प्रोग्राम किया था, जिसमें हमारे एक पेरेंट ने वहां पर एक सवाल रखा हुआ था कि जो लोग स्क्लेरोसिस का सामना कर रहे होते हैं, क्या उनको केवल फिजियोथेरेपी ही या उसके अलावा और भी दूसरा कोई उपाय है जिससे वो मतलब निजात पा सकते हैं? जैसे मैंने ऐसा अभी उनका मानना था। आपने अभी इसमें टॉक में बताया कि सिर्फ फिजियोथेरेपी ही उसका समाधान नहीं है, इसके साथ में जो है कि दवाइयां भी काम करती हैं, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट चाहिए आपको, साइकेट्रिस्ट का सपोर्ट चाहिए आपको, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का सपोर्ट चाहिए आपको, स्पीच थेरेपिस्ट का सपोर्ट चाहिए। तो जहां पे जैसी उनका जरूरत है उस हिसाब से उन सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इसमें बड़ा योगदान रहता है। हेलो जी जी सर, थैंक यू सर। एक सवाल और आया है सर अभी हमारे पास में, ये पूछ रहे हैं कि सर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी पेशेंट आफ्टर स्ट्रोक कैन गेट एमएस? रितु साहनी पूछ रही हैं। बिल्कुल आई एम नॉट गेटिंग सर एक्चुअली व्हाट इज एमएस, प्लीज अगर अगर तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें हमें कि क्या है सर ये। बिल्कुल, स्ट्रोक के बाद एमएस भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और जहां आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो हो सकता है कि इवन स्ट्रोक भी हुआ हो और आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो जाए। लेकिन इसका एज ग्रुप होता है, एज ग्रुप है कि 50-55 ईयर्स तक के लोगों को में ही देखा गया है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है। आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डिजीज ऑफ यंग पीपल। बाकी हमारी बहुत सारी डिजीज जो है कि ओल्ड पीपल का डिजीज है, और जनरली स्ट्रोक को बोला गया है कि 50 के ऊपर वालों से होता है। तो ये भी एक बड़ा संयोग है कि ये यंग का और ओल्ड का। लेकिन आजकल जो है स्ट्रोक बड़ा प्रिविलेंस यंग में भी हो गया है ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स। सो there are chances that with stroke we can have multiple sclerosis, और अदर डिजीज भी हो जाती है, पार्किंसंस भी हो सकता है, क्योंकि पार्किंसंस में डोपामिन की कमी हो गई ब्रेन के अंदर में, तो उसके साथ पार्किंसंस भी हो सकता है आपको। तो उस समय जो पार्किंसंस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसके लगभग सिम्टम्स थोड़े थोड़े बहुत मैच भी करते हैं। तो उस समय जो है कि उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारे जो
उसको कुछ टेस्ट के माध्यम से, एडवांस टेस्ट के माध्यम से उसको डायग्नोस कर पाते हैं। थैंक यू सर। ज्यादातर हमारे प्रतिभागियों ने चैट बॉक्स में लिखा है सर, योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी इजी, दैट्स व्हाई ऑल थिंग्स आर क्लियर इन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू डॉक्टर विजय गुप्ता सर, प्लीज। थैंक यू सर। कार्यक्रम वाकई अपने आप में बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इतने कम समय में मैं भी सर को सुन नहीं रहा था लगातार, और सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर के ज्ञान से हमें लगता है कि मैंने जैसा पहले ही बताया कि सर के नॉलेज से पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में हर जगह सर की अवेलेबिलिटी रहती है। सर सोशल मीडिया के माध्यम से और हर तरह के माध्यम से, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेज हो, वर्कशॉप हो, वेबिनार हो या कोई सीमी हो, सर हर जगह अपनी अवेलेबिलिटी सर के चाहने वाले लोग इतना है कि सर की इसी वजह से सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है। और निश्चित रूप से ही सर यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े। कार्यक्रम को अब आगे ले चलते हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं है ना पांडे सर? कोई पूछना चाहते हैं तो? और क्वेश्चन नहीं है सर, कोई डायरेक्ट मेरे ख्याल से माइक ऑन करके भी जो प्रतिभागी है पूछ सकते हैं, किसी भी प्रश्न को पूछना चाहे। माइक सभी पार्टिसिपेंट के लिए अलाउ कर दीजिए, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नो सर, ओके, थैंक यू राम मिलन जी। किसी प्रतिभागी का सवाल है तो आप माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, प्लीज। Hello, sir. Yes, please. Good evening, sir. Good evening. Sir, actually, I'm a student of physiotherapy, so I don't have much knowledge about tailored exercises. Can you please explain me how it is, tailored exercises? Just a quite short note, sir, so that I can just get an idea about it. Which exercises you are Sorry, sir? talking about? Pilates. Pilates, tailored Which exercises as you has given in exercise therapy. Management in multiple sclerosis, yes, sir. It improves strength, endurance of the muscle. I just want to know what actual tailored exercises are. Pilates, na? Spell it. Okay, sir. Okay. Pilates is the okay, sir. exercise to increase the strength and endurance. Okay, sir. Okay, thank you, sir. I understood, sir. We have to do a proper assessment, and especially we have when the symptoms, especially in the case of RRMS, relapse remitting multiple sclerosis, when the symptoms are over, then as per the assessment of strength, you can start the Pilates with duration. So you या 2 मिनट भी पिलाटेस करना बहुत ही स्ट्रेनियस होता है। वो उसके एंड्योरेंस को देखते हुए, जहां पे आपको लग रहा है कि फटीगनेस बढ़ रही है, थकावट बढ़ रही है, आप उसको रोक दें, फिर थोड़ी देर के बाद वो जब नॉर्मल हो तो फिर थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 10 सेकंड भी कर रहा है तो 10 ही सेकंड कराएं। सर, पेशेंट खुद अपनी थकावट कहता है या मसल में या मूवमेंट में कुछ डिफरेंस चेंजेस बताएगा? पेशेंट आपको बताएगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। मसल फटीगनेस इसका वन ऑफ द प्राइमरी सिम्टम है। इवन एक नॉर्मल सब्जेक्ट अगर कोई है, अगर उसको ठीक है, लेकिन ये एक आपका डायग्नोसिस का कारण भी बन सकता है। तो ये ओके सर, रिकवरी लेट होती है सर इसमें? क्या बोल रहे हैं? रिकवरी टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है? हाँ, मैंने ये बताया ना। देखिए, जो आपका आरआरएमएस है, आरआरएमएस टाइप 1 जो है, इसमें क्या होता है कि सिम्टम आया, symptom in the form of fatigueness, in the form of weakness, in the form of blurred vision, in the form of जो 2-3 कारण और हैं आपका साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव प्रॉब्लम, ये सब जो है आएगा, कुछ समय के लिए रहेगा, और 3 महीने 4 महीने के बाद पूरे सिम्टम्स खत्म भी हो सकते हैं। तो रिकवरी फुल्ली भी हो जाएगी, या कभी कभी उसमें से एक आध सिम्टम परसिस्ट कर गया
और वो परसिस्ट कर गया लेकिन प्रोग्रेस नहीं करेगा, Okay, तो sir. उसको हम लोग RRMS बोलते हैं, रिलैप्स रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 4 तरह का मैंने बताया, तो उसमें जो आपने पूछा कि रिकवरी हो सकती है, तो RRMS में है कि रिकवरी हो सकती है, लेकिन उसको दोबारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक आएगा, लेकिन कब आएगा ये कोई पक्का नहीं है। जब उसकी इम्यूनिटी जिस हिसाब से उसको इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होगी, तब उस समय उसको जो है वो अटैक आ सकता है। Okay, sir. Thank Sir, you, can sir. you please share your screen about types of sclerosis once, please? आई वांट टू शेयर, Will be मेरे discussed. ख्याल से रिकॉर्डिंग हुई है और बाद में हाँ, yes. आप रिकॉर्डिंग हाँ, भेज देंगे we will upload विवेक। on the YouTube. Okay, sir. Okay. We will हाँ, तो लिंक का जब आ जाएगा ना रिकॉर्ड का, तो उसमें आप लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी मैं फिर शेयर करूंगा, फिर वो आगे बाद टाइम खराब होगा उसमें। sure. Okay, sir. Okay. Thank you. ओके, थैंक यू सना जी, थैंक यू सो मच। नाउ सेशन को हम आगे ले चलते हैं, और हमें लगता है कि सर ने सारे क्वेश्चंस के भी आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से दिए हैं। अब कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे कार्यक्रम अपना है, तो सीआरसी गोरखपुर के श्री अमित कुमार कच्छप, जो कि लेक्चरर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सर आपको हम इनवाइट करते हैं कि सर आप आए और हमारे की नोट स्पीकर डॉक्टर प्रभात रंजन सर का और हमारे पार्टिसिपेंट्स जो देश के विभिन्न स्टेट से जुड़े हुए हैं, सर आप सबका स्वागत करें और जिससे कार्यक्रम समाप्त किया जा सके। श्री अमित कुमार कच्छप सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए आज के लास्ट सेशंस में। और जिस तरह से आज का जो कार्यक्रम था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और जिसका अवेयरनेस डे आज हम लोग मना रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये मेन लक्ष्य भी हमारा ये है कि जितने ज़्यादा इस तरह के डिसेबिलिटी को हम अवेयरनेस फैलाएं, और उस अवेयरनेस को जन जागरूकता कार्यक्रम में लेते आते हुए और सभी के साथ मिलकर इसे एक तटस्थ कार्यक्रम का को उचित कार्यक्रम की तरफ बढ़ाए। तो इस सिलसिले में मैं आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभात रंजन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर अपने कीमती समय निकाल के आज हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सर ने सभी बिंदुओं पे सर ने चर्चा किया। और साथ साथ में मैं हमारे डायरेक्टर डायरेक्टर इंचार्ज मनीष वर्मा सर का और डायरेक्टर इंचार्ज सीआरसी गोरखपुर श्रीपुरकर सर जी का और नीरज मधुकर रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और हमारे साथ जुड़े हुए असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राजेश कुमार जी और हमारे टेक्निकल टीम में हमारे साथ अरविंद पांडे साहब और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन किया। और हमारे कोऑर्डिनेटर जो आज के थे विजय कुमार साहब और मैं खुद इस कोऑर्डिनेटर था इस कार्यक्रम का। सभी के तरफ से मैं सीआरसी गोरखपुर परिवार के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और एक बार जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मैं आशा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमारे सीआरसी गोरखपुर के नेक्स्ट कार्यक्रम में जरूर जुड़े, क्योंकि हम हमारी मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस करें और रिहेबिलिटेशन की जो लक्ष्य है उस पे हम उचित मार्ग पे हम अंकित हो पाए। सर, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं और साथ में हमारे आज के चीफ मुख्य रिसोर्स पर्सन डॉक्टर प्रभात रंजन सर का भी बहुत बहुत सर नमस्कार कि सर आप हमसे जुड़े। सर, इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। नमस्कार। थैंक यू सो मच।